हेलो एवरीवन, वेलकम टू गर्गास अकेडमी। आज हम बात करेंगे आपके क्लास 12th के पॉलिटी में, जिसकी बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये बुक डेफिनेटली एज गो बाय इट्स नेम इंटरनेशनल रिलेशंस को डील करती है। और जो आपके यूपीएससी का अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी के उससे जो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट आता है, आप जो अपने इंटरनेशनल रिलेशंस का जो बेस है वो कहीं ना कहीं जो बेस का डेवलपमेंट है वो यहाँ से प्लान कर सकते हैं, है ना। ये एक तरीके से जो वर्ल्ड का है ना एक ओवरव्यू आपको ये बुक देगी। इस लेक्चर में भी हम लोग यही डिस्कस करेंगे, स्पेशली जो 1900 से है ना 1990s तक जो एरा चला है, किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट रहा है, कोल्ड वॉर एरा क्या है, किसके बीच था कोल्ड वॉर, है ना। फिर उसके बाद आपका EU, उसके बाद आपका नेटो, है ना। उसके बाद आपका जो सोवियत यूनियन था पहले, है ना, जो आपका USSR था, उसका डिसइंटीग्रेशन होना। और इस तरीके से बेसिकली देखिए, पॉलिटी की जब बात करते हैं तो पॉलिटी क्या है। पॉलिटी एक तरीके से पॉलिटी इज नथिंग बट एक कहते हैं एक अपने पावर को डिमॉन्स्ट्रेट करना, है ना। पॉलिटी की जब हम बात करते हैं तो कोई भी नेशन है वो पब्लिक के लिए करता है, लेकिन जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से पॉलिटी की बात करते हैं तो किसी की वैल्यूएशन जो है, बहुत लेमेंस टर्म में आपको मैं समझा रहा हूं, किसी की वैल्यूएशन किसी भी कंट्री की उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, है ना, उसकी अपनी जो पॉलिसीज हैं, चाहे वो डिफेंस पॉलिसीज हों आर्मी को लेके या ट्रेड से रिलेटेड, ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जो कि कंप्लीट करता है एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को इंडिया के या किसी भी कंट्री के। तो अगर हम बात करें जिस तरीके से वर्ल्ड इवॉल्व हुआ है, तो डेफिनेटली जो एशियन रीजन्स हैं, वो मैक्सिमम एशियन रीजन्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स के कॉलोनीज थी। किस तरीके से एशियन सेंट्रल एशियन रीजन्स जो हैं वो कॉलोनी से जो फ्री हुए और वो इवॉल्व हुआ, क्या क्या चैलेंजेस थे उनके सामने, है ना। पावर्टी डेफिनेटली एक सबसे बड़ा चैलेंज था, है ना। एक फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज था उनके लिए। जो भी कंट्रीज थी उनका कुछ रीजनल चैलेंजेस भी थे। और इस तरीके से जैसे मैं जो अभी बता रहा हूँ वो एक तरीके से एक आपको ओवरव्यू देगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस की जो ये बुक है, जो क्लास 12th की पॉलिटी की NCERT की ये बुक है, वो किस तरीके से आपको आपके जर्नी में, आपके यूपीएससी के जर्नी में ये हेल्प करेगा। एंड डेफिनेटली अगर आपको जैसे कोल्ड वॉर एरा, EU, नेटो, ये सब चीज़ें सुन के लगता है कि अरे क्या हैं, कैसे बने होंगे, क्यों बने होंगे, तो डेफिनेटली आपको ये बुक रीड करनी चाहिए, है ना, हाईली रिकमेंडेड। और इससे जो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने का जो एक ज़रिया है, या इनफैक्ट जो न्यूज़ देखने में जो एक इंटरप्रिटेशन भी आप अपना बनाते हैं, चाहे वो डेली आप हिंदू रीड करें या कोई भी पेपर, इंडियन एक्सप्रेस या फॉर दैट बीइंग कोई भी पेपर आप रीड करें हिंदी इंग्लिश, उसमें आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आपने बुक रीड करी है तो बहुत अच्छा है, नहीं करी है तो डेफिनेटली इस लेक्चर को सुनने के बाद आप बुक रीड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके जो लेक्चर्स के जो भी आपके जो स्लाइड्स हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नहीं तो आपको अगर आप हमको कांटेक्ट करेंगे तो आपको टेलीग्राम पे ये स्लाइड्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी, है ना। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, एंड अगर ये बुक को स्टार्ट करें, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, है ना। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, सबको पता है कि जो क्यूबा है इसकी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी है व्हेन इट कम्स टू USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पहले हम स्टोरी की तरह से आपको समझाते हैं, फिर हम इस पे जाएंगे कंटेंट में जो बुक पे दिया है। अमेरिका के पास जो क्यूबा लगा हुआ है ना, इस क्यूबा को ये बैक था बाय सोवियत यूनियन। अब सोवियत यूनियन क्या है?
सोवियत यूनियन आपका मेजर, इसमें रशिया और उसके आसपास की जो कंट्रीज हैं उसका एक एक इंटीग्रेशन है जिसको हम सोवियत यूनियन या यूएसएसआर कहते हैं, है ना। अब ये सोवियत यूनियन ने क्या किया था, क्योंकि जो जैसे मैंने पहले भी बताया कि पॉलिटी इज ऑल अबाउट कहीं ना कहीं एक डोमिनेंस करना, एक डोमिनेंस को फील कराना, स्पेशली उस एरा में जिस एरा की हम बात कर रहे हैं, जो कोल्ड वॉर एरा में। तो उसमें सोवियत यूनियन चाहता था कि वो हीरो बने, यूएसए चाहता था वो हीरो बने। अब दो हीरो इस वर्ल्ड में डेफिनेटली रहने में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दोनों ही पावरफुल थे, यूएसए भी एंड सोवियत यूनियन भी। सोवियत यूनियन ने क्या किया, यूएसए के बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में क्यूबा में उसने जो है मिसाइल को, एंड दैट टू न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो यूएसए के घर के पास, यूएसए कंट्री के पास मिसाइल अपनी लगा दी। अब बताइए, जब किसी के घर के पास कोई मिसाइल लगा के बैठा होगा तो आदमी शांति से बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा। तब क्या होगा, यूएसए को जब पता चला कि यार सोवियत यूनियन ने तो हमारे घर के पास ही मिसाइल लगा दिए क्यूबा में, तब यूएसए को ये पता था कि सोवियत यूनियन जो है वो वीक नहीं है, और यूएसए को ये भी पता था कि वो भी वीक नहीं है। अगर खामोश रह जाएगा तो फिर डेफिनेटली वो अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब उसके पास क्या जरिया था, उसके पास ये जरिया था कि इसने क्या किया, जो भी सोवियत यूनियन की जो शिप आ रही थी उसको ये लोग कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट करने लगे, कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक हिंड्रेंस का जो है काम करने लगे, ताकि सोवियत यूनियन को ये फील हो जाए कि यूएसए जो है वो अवेयर हो गया है किस चीज के, उसके एक जो न्यूक्लियर मिसाइल जो उसने यहाँ लगाया है दागने के लिए यूएसए के ऊपर, या ऐसा प्रतीत करने के लिए, ऐसा एक माहौल बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं यूएसए भी अवेयर है इस चीज के ऊपर। एक अगर वॉर लाइक सिचुएशन यूएसए क्रिएट कर लेगा तो दोनों इतने पावरफुल है कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। तो इसका रास्ता यूएसए ने क्या निकाला कि एक कहीं ना कहीं उसको फील भी हो जाए सोवियत यूनियन को कि वो गलत कर रहा है, और उसको मजबूर कर दें कि आप यहाँ से जो न्यूक्लियर मिसाइल है इसको आप हटाएं। और ये चीज़ कहीं ना कहीं किस तरीके से करी, अब हम कमिंग बैक टू द स्लाइड पे आते हैं और इन चीज़ों को देखते हैं कि किस तरीके से आपके एनसीईआरटी के बुक्स में ये चीज़ दिया हुआ है। एक स्टोरी के नुमा हमने ये चीज़ समझी कि क्या एग्जैक्टली क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था, और डिटेल में अब हम जानते हैं। अप्रैल 1961 में जो हमारे लीडर थे, लीडर फॉर द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर के, वो कहीं ना कहीं जो ये वरीड थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि ये कहीं ना कहीं इन्वेड कर देगा किसको, क्यूबा को। क्यूबा के ऊपर यूएसए का एक तरीके से एक प्रेशर क्रिएट हो रहा था, और जो क्यूबा था वो सोवियत यूनियन द्वारा जो है वो बैक था। चाहे डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्यूबा के हों, चाहे फाइनेंशियल रिलेशंस हों, फाइनेंशियल एड हो, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्यूबा को थ्रू यूएसएसआर प्राप्त हो रही थी। भाई जिसको पैसा, रुतबा, हर चीज़ किस तरीके से पॉलिसी फ्रेम करनी है वो सब यूएसएसआर बैक था। इस वजह से अब यूएसए के बहुत करीब था, ये यूएसए कोई बात नहीं पच रही थी। अब यूएसए परेशान था। अब जो निकिता खुश्चेव थे, ये लीडर थे सोवियत यूनियन के, इन्होंने डिसाइड करा कि क्यूबा को एक तरीके से एक रशियन बेस बना के यूज किया जाए, सो दैट कि यूएसए को रशिया की ताकत का अंदाजा लग जाए, है ना। और 1962 में इन्होंने क्या किया कि न्यूक्लियर मिसाइल जो है क्यूबा में रख दी, जैसा कि हमने स्टोरी में समझा। और इंस्टॉलेशन ऑफ इन वेपन्स का इंस्टॉलेशन यूएसए के पास इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, क्लोज रेंज में करना, है ना। बहुत सारे अमेरिकन सिटीज और उसको एक तरीके से रडार पे ले रखे थे, है ना। एक थ्रेट क्रिएट कर रहा था यूएसएसआर फॉर यूएसए। अब किसी के घर के पास बंदूक अगर तनी रखी हो तो डेफिनेटली एक डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, वही चीज हो रहा था यूएसए के लिए। और 3 वीक के बाद सोवियत यूनियन जो है ना, 3 weeks after Soviet Union had placed the nuclear weapons in Cuba,
3 हफ्ते के बाद अमेरिका को पता चल गया कि उसके पास जो क्यूबा है, क्यूबा में सोवियत यूनियन द्वारा न्यूक्लियर मिसाइल जो है वहां पे रखी गई है। अब जो यूएस प्रेसिडेंट थे उस समय के जॉन एफ कैनेडी और उनके एडवाइजर को ये पता था और ये रिलेक्टेंट भी थे, ये कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते थे कि फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर हो जाए, क्योंकि वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन एंड इट क्रिएट्स लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। कोई भी वॉर है, वो कोई भी लड़े, कितना भी पावरफुल हो, डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन दोनों साइड होगा, है ना। बट यूएसए कहीं ना कहीं ये चाहता था कि खुश्चेव को, निकिता खुश्चेव को ये मिसाइल को रिमूव करना ही है क्यूबा से। तो कैनेडी साहब ने क्या किया, अमेरिकन वॉरशिप को बोला कि इंटरसेप्ट करो, कोई भी अगर सोवियत शिप आती है क्यूबा की तरफ, तो एक तरीके से एक वार्निंग साइन जो है यूएसएसआर के लिए, है ना, और यूएसए की सीरियसनेस को, कि एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है इस तरीके से अगर मिसाइल नहीं हटाई गई। तो इसको एक साइन देते हुए ये जो क्लैश था, इसको हम बेसिकली क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से वर्ल्ड जानता है ना। अब इस क्लैश के वजह से पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं, है ना, चाहे वो यूएसएसआर के प्रति चाहे यूएसए के प्रति परेशान था, क्योंकि अगर ये वॉर हो जाती तो इसका जो इम्पैक्ट था वो थ्रू आउट वर्ल्ड इसका इम्पैक्ट को फील करते, क्योंकि बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी थी, बहुत स्ट्रांग सेंटर थे, चाहे अगर हम यूएसए की बात करें चाहे हम यूएसएसआर की बात करें, दोनों ही इस समय बहुत स्ट्रांग थे। अब द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज हाई पॉइंट ऑफ व्हाट केम टू बी नोन एज कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर एरा जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था और इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कोल्ड वॉर रेफर टू द कॉम्पिटिशन, टेंशन एंड सीरीज ऑफ कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन। कोल्ड वॉर क्या था? कोल्ड वॉर में ना कोई मिसाइल दागी जा रही थी, ना कोई गोली चल रही थी, ना कोई इस टाइप से कोई इन्वेट कर रहा था एक दूसरे को। तो क्या है कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर बेसिकली ट्रेड पॉलिसी, डेमोक्रेटिक पॉलिसी है, कम्युनिस्ट पॉलिसी, है ना, किस तरीके से जो एक पॉलिसी की बेसिकली लड़ाई थी, एक ओपननेस, ओपन ट्रेड की, एक क्लोज ट्रेड की, ट्रेड बैरियर की लड़ाई थी, जिस लड़ाई को कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर, क्योंकि ये मेजरली बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच में ये कोल्ड वॉर एग्जिस्ट कर रहा था, यानी कोल्ड वॉर चल रहा था। The Cold War was not simply a matter of power and military alliance and a balance of the power, है ना। Cold War these were accompanied by real ideological conflict। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं एक तरफ डेमोक्रेसी की, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कैपिटलिज्म की जो कि यूएसए कर रहा था, एक तरफ हम बात कर रहे हैं सोशलिज्म की, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कम्युनिज्म की। ये कौन कर रहा था? ये दोनों यूएसएसआर कर रहा था, है ना। तो एक आइडियोलॉजी की लड़ाई और अपने आप को सुपीरियर साबित करने की लड़ाई जो है इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड, कहीं ना कहीं जो है ये कोल्ड वॉर चल रहा था। वेस्टर्न अलायंस हेडेड बाय यूएसए, है ना। कभी कभी हम बात करते हैं वेस्ट की, तो वेस्ट कहीं ना कहीं जो अलायंस था वो यूएसए द्वारा था। रिप्रेजेंटेड द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी जो हम यहां बात कर रहे थे, और जो ईस्टर्न पार्ट की हम बात कर रहे हैं हेडेड बाय सोवियत यूनियन, ये कमिटेड था सोशलिज्म के, कम्युनिज्म की, जो हमने यहां पे बात करी। द लॉजिक ऑफ डेटरेंस, बोथ द साइड्स हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट द अटैक एंड टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नीदर कैन अफोर्ड टू वॉर। दोनों को पता था, चाहे वो यूएसए हो चाहे यूएसएसआर, कोई भी वीक नहीं है। दो ताकतवर पहलवान अगर लड़ेंगे तो नुकसान दोनों को हो सकता है, दोनों की हड्डियां टूट सकती हैं,
चाहे दोनों ने कुछ भी खाया हो, कितना प्रोटीन शेक पिया हो, दोनों की हड्डियां टूट सकती हैं और दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। यही कुछ कोल्ड वॉर में हो रहा था कि यूएसए है, यूएसएसआर है, दोनों बोथ ऑफ देम वर स्ट्रांग। अब जब एक ताकतवर हो एक वीक हो, उसकी लड़ाई हो, तो ताकतवर के ज्यादा चांसेस हैं जीतने के। दोनों ताकतवर हो तो नुकसान ज्यादा होगा, ज्यादा हड्डियां टूटेंगी दोनों की। Thus, the Cold War, in spite being an intense form of rivalry between the great power यहां पे यूएसए एंड यूएसएसआर को बोल रहे हैं, remained cold and not hot. हॉट मतलब कब? जब बंदूकें दागना शुरू कर दें, मिसाइलें दागना शुरू कर दें, इन्वेड करना शुरू कर दें, तब हॉट या शूटिंग वॉर है। कोल्ड यहां साइलेंट ट्रेड वॉर चल रही है, साइलेंट पॉलिसी की वॉर चल रही है ना। The deterrence relationship prevented war, but the rivalry between the power, दोनों के बीच में एक दूसरे को देख के किलस रहे हैं कि अरे यार ये गलत कर रहा है, ये हमारे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा, यूएसए कह रहा है हमारे हिसाब से चलो, यूएसआर कह रहा है हमारे हिसाब से चलो, लेकिन वॉर नहीं करनी। क्यों? दोनों मजबूत हैं। जब मजबूत लोग लड़ते हैं तो दिक्कत ज्यादा होती है दोनों को। द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक, पावर ब्लॉक किसको बोला जा रहा है? यूएसए को और यूएसएसआर को। The two superpower were keen on expanding their sphere. स्फीयर का मतलब एरिया, एरिया का इम्पैक्ट है प्रेजेंस इन द वर्ल्ड, देयर एक्सेप्टेंस इन द वर्ल्ड। अगर हम यूएसए के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं तो उसको ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं, अगर हम यूएसएसआर के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं तो उसको ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। इसी चीज का इन्फ्लुएंस ये चाहते थे, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को ये चीज महसूस हो और लोग हमारे साथ आए, है ना। डिवीजन हैपेंड फर्स्ट इन यूरोप, यूरोप कहीं ना कहीं वेस्ट और ईस्ट यूरोप के बीच में कहीं ना कहीं ये पहला डिवीजन यहां पे देखा गया कोल्ड वॉर का। मोस्ट कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप साइडेड विद यूएसए, ये पार्ट यूएसए द्वारा आया, एंड दोज विद ईस्टर्न यूरोप, ये सोवियत कैंप द्वारा दो कैंप बन गए, एक यूएसए एक सोवियत। जो वेस्ट वाले थे जिनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी थी टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो उनके तरफ चले गए। जो ईस्टर्न यूरोप था जिनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी थी टुवर्ड्स सोवियत यूएसएसआर, तो वो उनके तरफ चले गए, है ना। दैट्स व्हाई इन अलायंस को हम वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंस। अगर आपसे कोई पूछे वेस्टर्न अलायंस क्या है, तो अब आप बता सकते हैं कि यूएसए के साथ साथ जो यूरोप की सारी चीजें आगे वेस्ट की, वो वेस्टर्न अलायंस फॉर्म करे। ईस्टर्न जो ईस्ट का पार्ट था यूरोप का, प्लस जो यूएसएसआर था, उसकी जो चीजें थी वो ईस्टर्न अलायंस में आ गई। द वेस्टर्न अलायंस वॉज फॉर्मलाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, नेटो बना अप्रैल 1949 में। नेटो, अभी देखिए जो चल रहा है रशिया एंड यूक्रेन का वॉर, उसमें देखिए नेटो की कितनी ज्यादा अहमियत है, यहां पता चल रही है। ये नेटो 1949 में बना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इट वॉज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट। जब ये स्टार्ट हुआ, डिक्लेयर दैट आर्म्ड अटैक एनीवन ऑन एनीवन ऑफ देम इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। नेटो मेंबर्स ये कहते हैं कि अगर किसी के ऊपर भी अटैक होता है तो वो चाहे नेटो के किसी भी कंट्री मेंबर पे हो, एक तरीके से वो अटैक सब पे हो रहा है, ऐसा उसको माना जाएगा। ईच ऑफ द स्टेट विल बी ऑब्लाइज्ड टू हेल्प द अदर। तो ये जो 12 लोग आके नेटो बनाए, इनका ये कहना था, मानना था कि इन 12 में से किसी के ऊपर भी अटैक होगा तो वो कंसिडर किया जाएगा अटैक ऑन ऑल, है ना। द ईस्टर्न अलायंस ऑल्सो नोन एज द वॉर्सो पैक्ट वॉज लेड बाई सोवियत यूनियन, जिसको हम यूएसएसआर, एंड डेफिनेटली इसमें जो कहीं ना कहीं जो अपर हैंड था वो किसका था? रशिया का था, है ना। It was created in 1955, जो वॉर्सो पैक्ट था। द प्रिंसिपल फंक्शन वॉज टू काउंटर नेटो। नेटो 1949 में बना। वॉर्सो पैक्ट जो था आपका, जो सोवियत यूनियन का, 1955 में बना। अब जो बायपोलैरिटी क्या है? एक इधर पावर का फंक्शन है, एक इधर पावर फंक्शन है। ये पोल यूएसए है, ये पोल यूएसएसआर है। तो ये दो पोल हैं एक तरीके से, एक ये दो पोल ये पॉलिसी के पोल हैं,
एक दूसरे से, दोनों रिलेक्टेंट हैं, दोनों एक दूसरे को अपने आप को एक सुपीरियर साबित करने की ये लड़ाई है वर्ल्ड के सामने। द रूट्स ऑफ नैम वेंट बैक टू द फ्रेंडशिप। अब अगर हम नैम की बात कर रहे हैं, नैम में क्या है कि ना वो वेस्टर्न अलायंस के साथ हैं, ना वो ईस्टर्न अलायंस के साथ हैं, वो न्यूट्रल हैं। नाम ये जो फ्रेंडशिप है बेसिकली युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू जी, इजिप्ट के गैमल नसीर हैड अ मीटिंग इन 1956। इंडोनेशिया के सुकर्नो, घाना के कुआ में स्ट्रांगली इन्होंने सपोर्ट किया किसको? नाम को। ये बेसिकली जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इनको बोला गया है ना, उस समय में जो कि डेवलपिंग एक स्टेज में स्टार्टिंग के आना चाह रही थी। ये मैक्सिमम कंट्रीज ऐसी थी जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी से फ्री हुई थी। इन्होंने बेसिकली अपने डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बेसिकली एक कैटर करने के लिए, फ्री ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, ट्रेड की प्रॉक्सिमिटी को बढ़ावा देने के लिए, बैरियर्स को ब्रेक करने के लिए ये चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता। दीज 5 लीडर्स केम टू बी नोन एज 5 फाउंडर्स ऑफ नाम। The first non-aligned summit was held in Belgrade in 1961. The latest meeting अगर हम बात करें 18 समिट हुआ था अजरबैजान में in 2019 में अजरबैजान में लेटेस्ट समिट हुआ था अकॉर्डिंग टू आवर NCERT जो दिया हुआ है। इट इंक्लूडेड 120 मेंबर्स एंड 17 अब्जॉर्वर कंट्रीज। अब्जॉर्वर कंट्री क्या होते हैं? ये मेंबर्स नहीं होते हैं, ये ऑब्जॉर्व करते हैं, इनको भी कुछ बेनिफिट्स जो है ट्रांसफर किए जाते हैं, बट दे कांट एक्ट लाइक मेंबर स्टेट। द बर्लिन वॉल सिंबलाइज द, जो बर्लिन वॉल है वो जर्मनी में जो बर्लिन वॉल बनाई गई थी वो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट को डिवाइड करा गया था, है ना। 150 किलोमीटर लंबी वॉल थी। अगर कोई पूछे ये वॉल 150 किलोमीटर, कैन यू इमेजिन? 150 किलोमीटर लंबी वॉल थी। 28 साल ये वॉल खड़ी रही एंड ये वॉल 9 नवंबर 89 को इस वॉल को ब्रेक किया गया, है ना। यूनिफिकेशन ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ जर्मनी, बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कम्युनिस्ट ब्लॉक। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक झटका था वर्ल्ड के सामने। जो भी कम्युनिस्ट जो ब्लॉक थे, कम्युनिस्ट कंट्री थे, उनके लिए जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, जर्मनी फिर से वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट एक दूसरे के साथ हो गए। सोवियत सिस्टम की अगर हम बात करें, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये फुल फॉर्म है यूएसएसआर का। ये स्टार्ट हुआ था सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का इन रशिया इन 1917। द रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म अपोज टू कैपिटलिज्म, द नीड ऑफ एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन, इसमें इक्वालिटी की बात होती है, चाहे वो इनकम तक, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम इक्वल बात करते हैं फॉर सिटीजन। दिस वाज परहैप्स द बिगेस्ट अटेम्प्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री टू अबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कॉन्शियसली डिजाइन अ सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। ये यूएसएसआर जो कम्युनिस्ट, जो सोशलिस्ट, जो सारी चीज़ें, जो इगैलिटेरियन सोसाइटी की जो बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा अटेम्प्ट था। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को, है ना, ये लोग कहीं ना कहीं मना करते थे। जो एक कहते हैं कि जो जो डेवलपमेंट पार्ट है बाय प्राइवेट्स, उसको ये कहीं ना कहीं अबॉलिश करते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी डेवलपमेंट्स हो, जो भी चीज़ें हो, थ्रू गवर्नमेंट हो, और सारी लैंड एंड प्रॉपर्टी विल बी ओन्ड बाय गवर्नमेंट। द सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन बहुत पावरफुल हुआ। सोवियत यूनियन वॉज मोर डेवलप्ड, है ना, दैन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा डेवलप्ड था सोवियत यूनियन, लेकिन यूएस को अगर छोड़ दिया जाए तब। इसीलिए सोवियत यूनियन और यूएस के बीच बहुत अच्छी एक राइवलरी थी। इट हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, बहुत अच्छा और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था। अगर हम यूएसएसआर का बात करें, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेस थे, इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन और स्टील था यहाँ पे। मशीनरी का प्रोडक्शन था, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत डेवलप था। रिमोटेस्ट एरिया, हर एरिया को एक इक्वल डेवलपमेंट के तहत, एक इक्वल एक्सेस
टू ऑल के तहत डेवलप करा जा रहा था, है ना। इट हैज डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग। ये खुद ही देखिए, जो सोशलिस्ट होते हैं वो बिलीव करते हैं कि हर कुछ, अब देखिए यहां दिया पिन से लेके कार तक, भले इनकी क्वालिटी मैच नहीं करती थी। कैपिटलिस्ट देखिए, जब हम गवर्नमेंट का इंटरवेंशन से किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो अमूमन क्या देखा जाता है, उसकी जो क्वालिटी होती है ना, वो क्वालिटी कभी कभी उतनी अप टू द मार्क अगर हम वर्ल्ड से कंपेयर करें तो हो सकता है ना हो, है ना। यही चीज यहां देखा जा रहा था कि ये जो यूएसएसआर था या सोवियत यूनियन था, ये पिन से लेके कार तक हर चीज मैन्युफैक्चर कर रहे थे। लेकिन अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज से बात करें तो उनके कंपैरिजन में इनके जो प्रोडक्ट थे वो इंफीरियर थे, वो उस क्वालिटी को मैच नहीं कर रहे थे। द सोवियत स्टेट इंश्योर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन्होंने क्या कहा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1000 रुपये सबको मिलेंगे, है ना। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एक तरीके से इक्वालिटी की ये बात करते थे, हर चीज में एक इक्वालिटी होनी चाहिए। लिविंग फॉर ऑल सिटीजन, और जो गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती थी बेसिक नेसेसिटी को, हेल्थ एजुकेशन है, चाइल्ड केयर है, वेलफेयर स्कीम है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, एवरीवन वाज एम्प्लॉयड बाय गवर्नमेंट। स्टेट ओनरशिप थी, हर चीज जो है राज्य ओनर, उसका जो ओनर था, डोमिनेंट फॉर्म ओनरशिप, चाहे लैंड हो चाहे प्रोडक्टिव एसेट्स हो, हर चीज वो सोवियत स्टेट है वही ओन करता था। एक चीज आपको क्लियर रहूंगा, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जो यूएसएसआर की बात हम कर रहे हैं, सारी जो चीज की जो ओनरशिप थी वो सरकार द्वारा थी, गवर्नमेंट ओन थी। द सोवियत सिस्टम हाउएवर बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियन, मेकिंग लाइफ, इसमें क्या था देखिए, किसी भी सिस्टम में जो पावर है जब फ्यू हैंड्स में रहेगी, है ना, जनता का कोई से नहीं होगा, तो डेफिनेटली उसका जो पावर की जो हीट है वो जनता को सहनी पड़ेगी। वही यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियन स्टाइल की वजह से बहुत डिफिकल्ट हो गया था सिस्टम को, बिकॉज लैक ऑफ डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट को चूज करने में कोई पब्लिक का कोई हाथ नहीं था, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी। आप ऐसा नहीं है कि जो मन चाहे वो आप बोल सको, उसको आप किसी चीज का प्रोटेस्ट कर सको, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो सरकार करेगी वो आपके लिए बेस्ट करेगी। अब आप गोरबाचोव एंड डिसइंटीग्रेशन की बात करें तो बोरिस येल्सिन इमर्ज एज नेशनल हीरो इन अपोजिंग दिस कूप। ये जो चल रहा था यूएसएसआर में, सोवियत यूनियन में, इसको इन्होंने अपोज किया। रशियन रिपब्लिक वेयर येल्सिन वॉन अ पॉपुलर इलेक्शन, क्योंकि जनता भी त्रस्त हो गई थी, डेमोक्रेसी नहीं थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी। जो गवर्नमेंट दे वो उनको करना है, चाहे वो ज़्यादा नॉलेज गेन करें चाहे कम नॉलेज गेन करें, जो भी है वो सब सरकार द्वारा है। रशिया वॉज नाउ एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन। जो भी सोवियत यूनियन की वर्ल्ड की मेंबरशिप थी, है ना, चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की उसमें था, रशिया एक्सेप्टेड, जितनी इंटरनेशनल ट्रीटीज थी, कमिटमेंट्स थी सोवियत यूनियन की, उन सब को कौन ऑनर करेगा, उन सबको आगे लेके जाएगा, ऑनर करेगा, उसका मेंबर रशिया बनेगा। ऐसा हुआ। इट टुक ओवर ओनली न्यूक्लियर स्टेट। जो भी न्यूक्लियर स्टेट रहेंगे वो सारे कोई भी न्यूक्लियर स्टेट नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन रह गए। द ओल्ड सोवियत यूनियन वाज दस डेड एंड बरीड। यहाँ पे ओल्ड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो जाता है। यहाँ जब डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, ये गोरबाचेव थे, इन्होंने कहीं ना कहीं ये जो डेमोक्रेसी का जो एक विजन रखा, एक डिसइंटीग्रेशन का, एक कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन का विजन रखा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी भी उसको इनकरेज करे। सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन फॉर मेनी इयर्स लेड टू सीवियर कंज्यूमर शॉर्टेज। जब सरकार अपने हिसाब से डिसीजन लेगी, है ना, गवर्नमेंट डिसाइड, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी का पेट है वो 1 kg से भर जाता है, हो सकता है किसी की फैमिली का पेट 5 kg से बढ़ा, तो कैसे हम इक्वली जज कर सकते हैं सबको? कहीं ना कहीं इन चीज़ों को, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का बैकवर्डनेस था, जो कहीं ना कहीं एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बेनिफिट्स थे, जो कंपटीशन का बेसिकली एक जो बेनिफिट मिलता है वो यहाँ नहीं मिल रहा था, गवर्नमेंट जो चाह रही थी वो बना रही थी, तो कहीं ना कहीं जो शॉर्टेज था क्रिएट हो रहा था, इकोनॉमी कहीं ना कहीं वो स्लो डाउन में आ रही थी, वो कहीं ना कहीं डिप्राइव कर रही थी। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था लोगों के बीच में एक ट्रस्ट का लैक करना,
और लोग कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि ये सोवियत यूनियन खत्म हो एंड वो भी डेमोक्रेटिक बने, वो भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़े। द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर टू बी सॉवरन विद इन द रिपब्लिक इंक्लूडिंग रशिया, बाल्टिक रिपब्लिक, क्या है बाल्टिक कंट्रीज, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, ये तीनों को बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं। यूक्रेन, जॉर्जिया प्रूव टू बी द फाइनल एंड मोस्ट इमीडिएट कॉज फॉर डिसइंटीग्रेशन। ये जो चीजें हम देख रहे थे कि कंज्यूमर शॉर्टेज हो रहे हैं, लोगों के बीच में मिसट्रस्ट हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन था एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ने का, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने का, रशिया को टूवर्ड्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एंड डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने का। इस पे अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज भी हैं। अब शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रीजन। शॉक थेरेपी इज बेसिकली यूएसए आपका जो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के थ्रू लोगों को रिवाइवल, बेसिकली ये एक रिवाइवल जो है ना, एक रिवाइवल पॉलिसी था जो कि यूएसए के द्वारा, चाहे भले उसका नाम आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक हो, लेकिन जो मेन जो एजेंट थे वो यूएसए के द्वारा उनको डायरेक्ट किया जा रहा था कि किस तरीके से जो इकोनॉमी उनकी नीचे जा रही थी उसको किस तरीके से ऊपर लाना है। इस शॉक थेरेपी को ये वर्ल्ड के सामने रखा गया, यूएसएसआर के सामने जो डिसइंटीग्रेट हो गया था अब रखा गया। द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म वाज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज। पेनफुल प्रोसेस था ट्रांजिशन का, अथॉरिटेरियन सिस्टम से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम पे जाना। ये मॉडल ऑफ ट्रांजिशन सेंट्रल एशिया, यूरोप में जो देखा जा रहा था, वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये इन्फ्लुएंस कर रहा था एंड ये इन्फ्लुएंस रिवाइवल इस पॉलिसी को, इसको हम शॉक थेरेपी बोलते हैं। इट मीन द प्राइवेट ओनरशिप वाज डोमिनेंट पैटर्न होगा, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी जो पब्लिक की थी, सरकार द्वारा उसको ओन किया जा रहा था, अब जो इसका डोमिनेंस होगा वो प्राइवेट आदमी जो है उसको कर सकता है। एंड प्राइवेटेशन ऑफ स्टेट असेट, कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न पे इमीडिएटली जो लोग किसी भी जमीन को, उस लोगों को, लैंड ओनरशिप को नहीं रख सकते थे अपने सामने, अब कैपिटलिस्ट होने की वजह से, डेमोक्रेटिक सिस्टम होने की वजह से वो ये काम कर सकते हैं। जो कलेक्टिव फार्म था वो रिप्लेस हो जाएगा, अब प्राइवेट फार्मिंग एक एक आदमी का, जैसे पहले था कि ये फार्म है जो नियर बाय जितने भी लोग हैं सब उस पर आ रहे हैं, खेती कर रहे हैं। अब यहाँ जो फार्म है ना, यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, ये ए का है, ये बी का है, सी का है, ये डी, ये ई। प्राइवेट फार्मिंग, कैपिटलिस्ट फार्मिंग इन एग्रीकल्चर स्टार्ट होती है। फ्री ट्रेड बैरियर जो है उसको रिलीज कर देंगे, है ना, बैरियर से फ्री हो जाएंगे। एफडीआई, है ना, जो भी कंट्री चाहे, जो भी बिजनेस पीपल चाहें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, है ना। इससे डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत हद तक डिक्रीज करेगा, एम्प्लॉयमेंट जो है इंक्रीज करेगा। और ओपननेस, देखिए सारी चीज़ें जो अपनी बाउंड्री है, इसको ओपननेस ही तो है। आप अपनी बाउंड्री को पहले आप रिस्ट्रिक्ट करके रखे थे, आप खोल दिए, जो चाहो आओ इन्वेस्ट करो, यू नो, जो करेंसी है उसकी कन्वर्टेबिलिटी अलाउ करें। एंड अब कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी क्या था? रशिया जो लार्ज स्टेट कंट्रोल थे, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, अबाउट 90% जो उसकी इंडस्ट्रीज थी रशिया की, जो गवर्नमेंट ओन थी, उनको सीधे सीधे सेल पे लगा दिया गया। क्योंकि जब सरकार को मैन्युफैक्चर ही नहीं करना था तो सरकार ने उसको सेल पे लगा दिया। आओ रिस्ट्रक्चरिंग के उससे सीधे मार्केट फोर्सेस को दे दिया कि आओ जिसको जो खरीदना है वो खरीदो, है ना। इसको ये भी बोला जाता है ये लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री है। बिकॉज आप समझिए ना, इन अ कंट्री, वास्ट कंट्री लाइक यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, 90% जो रशिया की जो सारी इंडस्ट्रीज थी उसको सीधे सीधे सेल पे लगा दिया गया। और इसको जिस चाहे उस दाम पे जो है, जैसा चाहे वैसा बस ले लो वाला दाम दे दिया गया, है ना। और रशिया 2000 से रिवाइव करते गया। 2000 एरा जो आया है उसमें रशिया कहीं ना कहीं रिवाइवल गया, इकॉनमी रिवाइव करी। क्यों करी? क्योंकि 10 साल जब हो गए थे इसके, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुए,
तब इसका मोस्ट रिवाइवल जो है वो एक्सपोर्ट द्वारा, और एक्सपोर्ट ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स जो हैं उनके पास रशिया में, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने इसके एक्सपोर्ट से पैसे कमाना शुरू करे और इनकी जो इकॉनमी है वो रिवाइव होते गई। The Central Asian Republic area with vast hydrocarbon resources have brought them economic benefit। इनके जो मेजर जो मनी इनका जो आ रहा था एक्सपोर्ट द्वारा, वो कहीं ना कहीं जो मेजर हाइड्रोकार्बन जो रिसोर्सेज हैं उनके द्वारा आ रहे थे। इंडिया की अगर हम बात करें पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री में, तो इंडिया का जो रोल था, ये रिलेशन इनके अच्छे थे, है ना, और बहुत स्ट्रांग थे। जब हम इंडिया और रशिया के रिलेशन की बात करें, इंडिया फॉरेन पॉलिसी की बात करें, तो इंडिया ने हमेशा से रशिया का साथ दिया है और रशिया ने हमेशा से इंडिया का साथ दिया है। और इनका जो विजन था मल्टीपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर क्या कि जो पावर है, इसका जो कंसंट्रेशन है वो एक के पास नहीं, दो के पास नहीं, इट विल बी इन द हैंड्स ऑफ मेनी। कई कंट्री हैं जो पावरफुल होंगी, है ना। दे मीन द मल्टीपोलर वर्ल्ड को एग्जिस्टेंस ऑफ सेवन इंटरनेशनल सिस्टम एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, इंडिया जो स्टैंड लेता है रशिया का कहीं ना कहीं बहुत मेजर रोल रहा है कश्मीर के उस पर, एनर्जी सप्लाईज पे, इंफॉर्मेशन शेयर करना ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर। अगर हम यूएस हेजिमनी की बात करें, यूएस जब डिसइंटीग्रेट हो गया, रशिया जब डिसइंटीग्रेट हो गया, तो यूएस एक कहीं ना कहीं एक यूनिपोलर पावर के उससे जो है आ रहा था। एक उसकी हेजिमनी, एक अपर एज, भाई दो पावरफुल पहलवान थे, एक हट गया, एक बचा, तो कहीं ना कहीं क्राउड तो उसको ही मानेगा कि भैया ये पावरफुल है ना। अब मैसिव कोलिशन, करीब ऑलमोस्ट मोर देन 6 लाख ट्रूप्स फ्रॉम 34 अलग अलग कंट्रीज द्वारा इराक को डिफीट करने के लिए आए। एंड इस एक वॉर को फर्स्ट गल्फ वॉर बोलते हैं, और ये यूएन ऑपरेशन हालांकि बोला जाता है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, है ना, लेकिन ये ओवरवेलमिंगली बेसिकली ये जो ऑपरेशन था ये अमेरिकन था। इसमें जो 70, अगर 100 लोग थे तो 100 में से जो 75 लोग थे वो अमेरिकन थे, वो यूएसए द्वारा थे, है ना। जो कोलिशन फोर्स थी, अमेरिकन जनरल जो नॉर्मन सॉशकॉफ थे, यूएन कोलिशन द्वारा जो थे 75% जो लोग थे वो यूएसए द्वारा थे, बाकी जो थे वो बाकी लोग अलग अलग कंट्रीज के 33 कंट्री के थे। ऑल्दो इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन प्रॉमिस कि मदर ऑफ ऑल बैटल्स, इराकी फोर्सेस लेकिन बहुत जल्दी हार गई और फोर्सेस को कुवैत से हटना पड़ा। द फर्स्ट गल्फ वॉर रिलीफ, फर्स्ट गल्फ वॉर में कहीं ना कहीं वर्ल्ड ने देखा किस तरीके से यूएसए टेक्नोलॉजिकली कितना साउंड हो चुका है ना, और किस तरीके से एक कंप्यूटर वॉर, स्मार्ट बॉम्बिंग, ये सारी जो चीजें हैं वो दुनिया ने टैक्टिक्स देखी यूएसए की। और एक तरीके से टेलीविजन में बैठे बैठे एक वीडियो गेम वॉर की तरह लोग अपने घर में इन वॉर्स को देख रहे थे। और यूएसए और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी इस वॉर से कमाया, क्योंकि यूएसए ने जर्मनी, जापान, सऊदी अरेबिया जितना खर्च किया, जितना एक्सपेंस हुआ, उससे ज़्यादा इसको एड मिला इन कंट्रीज से। तो एक तरीके से एक बहुत अच्छी खासी इनकम उससे जनरेट करी। अब हम 9/11 की या ग्लोबल वॉर ऑन टेरर की बात करें तो 11 सितंबर 2001 में 19 हाईजैकर्स हेलिंग फ्रॉम कई कंट्रीज, अरब कंट्रीज से, ये 4 अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करते हैं और जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है यूएसए में वहाँ पे इन्होंने अटैक करते हैं और करीब करीब 3000 लोग वहाँ पे किल्ड हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये इसके बाद ग्लोबल वॉर ऑन टेरर जो है यूएस लॉन्च करता है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, जिसको भी यूएसए को लगता है कि ये मेनली अलकायदा एंड तालिबान वाले जो हैं अफगानिस्तान में, इनके खिलाफ एक वॉर रिजीम थ्रू आउट वर्ल्ड ये कर देते हैं। जिसको भी इनको शक होता है उसको पकड़ते हैं, अरेस्ट करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड में। किसी को भी चाहे वो कोई भी ट्रीटी हो, किसी भी कंट्री का हो, किसी को भी पकड़ के डिटेन करते हैं सीक्रेट प्रिजन में। एक सीक्रेट प्रिजन का ग्वांटानो बे में एक यूएस नेवल बेस पे ले आते हैं इन क्यूबा में। इस प्रिजनर को कोई भी प्रोटेक्शन, किसी भी इंटरनेशनल लॉ, किसी के भी तहत कोई प्रोटेक्शन नहीं, इवन यूएन रिप्रेजेंटेटिव भी इन प्रिजनर से मिलने के लिए अलाउड नहीं था। इतना एक तरीके से यूएसए अपने पावर को यूज कर रहा था 9/11 के बाद।
है ना। और इस तरीके से यूएसए ने अपने जो भी पॉलिसीज थी उनको चेंज किया और बहुत ही एग्रेसिवली वर्ल्ड के आगे जिस पे भी वो शक करते थे उसके आगे एक्ट करते थे। अब इराक इन्वेजन की बात करें तो द पर्पस ऑफ द इन्वेजन वाज टू प्रिवेंट इराक फ्रॉम डेवलपिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। यूएसए ने क्या बोला कि जो इराक है वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, लेकिन सच्चाई देखें तो इसमें नो एविडेंस ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। ऐसा कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का अनअर्थ नहीं मिला या कोई भी सबूत नहीं मिला इराक के पास। ये बेसिकली स्पेकुलेटेड है कि जो मोटिव था, बेसिकली वो मोटिव ये था कि इराकी ऑयल फील्ड जो रिजीम है वो यूएसए वहाँ पे एक फ्रेंडली रिजीम बनाए और उसको कब्जा कर ले। यूएस हेजिमनी की अगर हम बात करें तो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पावर, जैसा हमने शुरू में भी देखा। जस्ट एज इंडिविजुअल वांट टू गेन एंड रिटेन पावर, इसी तरह जो ग्रुप है वो भी पावर चाहता है। द पावर इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल सुपीरियरिटी की बात करते हैं हम। Therefore, we wanted to understand world politics. Necessary to understand distribution of power. अगर हम वर्ल्ड दुनिया की हम पावर की बात करें तो किस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग ऑल, इसका देखना बहुत जरूरी। फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग द वर्ल्ड ऑफ कोल्ड वॉर 1945 तक 91 तक जो पावर डिवाइडेड था दो ग्रुप के बीच में, यूएसए एंड सोवियत यूनियन को दो कैंप एक तरीके से बन चुके थे, दो सेंटर एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बन गए थे। द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन लेफ्ट द वर्ल्ड विद ओनली सिंगल पावर। अगर जब दो पावर थे, दो लोग थे, है ना, ए और बी, ए अगर भाग गया छोड़ के, डिसइंटीग्रेट हो गया, खत्म हो गया, तो डेफिनेटली जो बी है वो ज़्यादा पावरफुल दुनिया के सामने आएगा। द इंटरनेशनल सिस्टम डोमिनेटेड बाय सोल सुपर पावर या यूनिपोलर सिस्टम जो है एक तरीके से यूएसए अपने आप को आगे रखा। यूरोपियन इंटीग्रेशन 1945 के बाद कोल्ड वॉर, अमेरिका एक्सटेंड किया, फाइनेंशियल हेल्प रिवाइव किया। और ये जो रिवाइवल है, ये जो प्लान है एक तरीके से मार्शल प्लान, ये यूएसए का बोला जाता है, जो कि यूरोप के सामने रखा गया इनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, है ना। यूएसए ऑल्सो क्रिएटेड न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। यूएसए ने क्या किया, हमने पहले भी देखा, नेटो बनाया कि एक के ऊपर भी अटैक होगा तो सब पे अटैक होगा, सब साथ आके अटैक करेंगे। अंडर मार्शल प्लान द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1948 टू चैनल एड टू वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स। जो भी यूएसए के सपोर्टर स्टेट्स थे यूरोपियन में, इनको फाइनेंशियल एड देंगे, एक इनकी इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। टू बिकेम अ फोरम वेयर यूरोप वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट बिगैन टू कॉर्पोरेट ऑन ट्रेड ऑन इकोनॉमिक, मेन ये ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज को मार्शल प्लान के तहत रिवाइव करना था। द कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक पुट यूरोपियन ऑन फास्ट ट्रैक एंड रिजल्टेड इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन। 91 में डिसइंटीग्रेट हो गए, 92 में यूरोपियन यूनियन फॉर्म होता है। द फाउंडेशन वॉज दस लेड ऑन कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। यूरोपियन यूनियन का जो फाउंडेशन था फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी, कॉमन पॉलिसी के हो गए, कॉपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स, क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सिंगल करेंसी फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। वाइल द अटेम्प्ट्स टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, ईयू ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बहुत सारे अटेम्प्ट्स दिए लेकिन फेल हो गया। ईयू का अपना फ्लैग है, अपना एंथम है, अपनी फाउंडिंग डेट है, अपनी करेंसी है। कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी भी ईयू ने बनाया है ना। ईयू हैज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक, मिलिट्री इन्फ्लुएंस है इसका थ्रू आउट वर्ल्ड। ईयू का वर्ल्ड का सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विद अ जीडीपी ऑफ 17 ट्रिलियन। कैन इमेजिन 17 ट्रिलियन जीडीपी, मोर देन 17 ट्रिलियन इन 2016 जीडीपी था इस यूएसए के बाद में। इट्स करेंसी यूरो एक थ्रेड भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा एक डोमिनेंस हो गया है ईयू का, उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है आफ्टर यूएस। तो ये एक डोमिनेंस जो है यूएस डॉलर के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेड भी है। अब एशियान की हम बात करें, बहुत बार आपने सुना होगा एशियान, इसको एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म है। बिफोर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द रीजन ऑफ एशिया सफर्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस। क्यों? इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द एशिया की जो कॉलोनीज थी ये ब्रिटिशर्स द्वारा ऑक्युपाइड थी। जब ये फ्री हुए तो एक रिवाइवल उनके ऊपर
बहुत बड़ा चैलेंज था। एंड ऑफ द वॉर कॉन्फ्रंटेड द प्रॉब्लम नेशन बिल्डिंग, पावर्टी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और कहीं ना कहीं एक ग्रेट पावर को चूज करना कोल्ड वॉर में। साउथ ईस्ट एसोसिएशन अल्टरनेटिव बाय एस्टैब्लिशिंग द एसोसिएशन, ये जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन था वो एशियान को इन्होंने बनाया 1967 में, सॉरी 5 कंट्रीज थे इसके, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। साइनिंग, इन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया और एशियान का फॉर्मेशन हुआ 1967 में। ऑब्जेक्टिव था, एशियान का जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक्सेलरेट करना और ग्रोथ ड्रिवन करना, है ना। तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव था एक रीजनल पीस, स्टेबिलिटी, है ना। यूएन के चार्टर पे बेसिकली ये फंक्शन करना चाहता था एशिया में। ओवर द ईयर ब्रूनेई, दारुसलाम, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया ने एशियान ज्वाइन किया और उसकी स्ट्रेंथ को 10 तक ले गया। सम ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, एशियान ब्रॉडेंड ऑब्जेक्टिव बियॉन्ड इकोनॉमिक एंड सोशल। एशियान ने समय समय पे इकोनॉमिक और सोशल स्फीयर से भी बढ़ के काम करने का प्रयास किया है ना। 2003 में एशियान ने ईयू के अलॉन्ग द पाथ ईयू की तरह से एग्री किया 3 पिलर बनाने का, जैसे एशियान का सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियान का इकोनॉमिक कम्युनिटी, एशियान का सोशली कल्चरल कम्युनिटी। देखिए जब स्टार्ट हुआ था तो उसके जो मेन फंक्शन थे वो इकोनॉमिक थे, धीरे धीरे वो भी इवॉल्व होगा और उसके जो अपने जो स्फीयर है वो बढ़ाते जाएगा। अब हम इंडिया चाइना रिलेशंस की बात करें तो जब इंडिपेंडेंस हासिल किया इंडिया ने ब्रिटेन के ऊपर, ब्रिटेन से, तो चाइना जो फॉरेन पावर है वो कहीं ना कहीं एक होप था कि दोनों साथ आएंगे और जो डेवलपिंग वर्ल्ड के आगे एशिया को बहुत आगे लेके जाएंगे। लेकिन ये भी स्लोगन था हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था, जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, कहीं ना कहीं ये जो डेवलपमेंट रिजीम था दोनों कंट्री के साथ साथ, उस पर कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा स्टॉप करता है। चाइना और इंडिया जो एक इन्वॉल्व बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में हुआ था 1962 में, है ना, जो टेरिटोरियल क्लेम जो अरुणाचल प्रदेश में, अक्साई चिन में, रीजन ऑफ लद्दाख में, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था हमारे इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस को लेके, है ना। इस तरीके से हमने देखा ईयू कैसे फॉर्म हो रहा है ना, यूएसएसआर कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ, एशियान का क्या रोल है ना, इंडिया का क्या टेक है ना, नाम कंट्रीज की हमने बात करी और इससे एक वर्ल्ड का क्या 1900 से 2000 तक किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, 2000 के बाद कैसे रशिया इवॉल्व हुआ, किस तरीके से रशिया नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने इवॉल्व जो कि ऑयल है, नेचुरल गैसेस हैं, उसके आयरन स्टील है, उनको यूज़ करा। इस तरीके से हमने देखा और चीज़ों को जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप और विस्तार में पढ़ेंगे जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे। ये जो हमने पढ़ा ये बेसिकली एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसको हमने ब्रीफली समरी मैनर में जाना। इसके रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई और जानना चाहते हैं तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं और आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।